हेलो स्टूडेंट्स, इकोलॉजी के रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में काफ़ी क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। रिमेनिंग जो है आज पूरा इकोलॉजी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज इकोलॉजी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है, ड्यू टू सम रीजन्स इफ देयर इज a ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज व्हाट कुड बी द लाइकली कंसिक्वेंसेस और कंसिक्वेंस और कंसिक्वेंस। बोला है कि अगर बटरफ्लाई एकदम उनका पॉपुलेशन लॉस हो जाए स्पीसीज का, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। पहला, पोलिनेशन ऑफ सम प्लांट्स कुड बी एडवर्सली अफेक्टेड, कि उनका जो परागण नहीं वो पूरी तरीके से वो अफेक्ट होंगे। तो परागण तो अफेक्ट उसका होगा, तो ये तो राइट है क्योंकि परागण मैक्सिमम तितलियों से होता है। देयर कुड बी ड्रास्टिक इंक्रीज, देखो एक्सट्रीम बोले, ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ द सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। फंगल का और इससे कोई रिलेशन नहीं है। फंगल अगर इन्फेक्शन होगा तो तितली का क्या मतलब, बटरफ्लाई का। नेक्स्ट, it could lead to a fall in the population of some species of wasps, spiders and birds। बोला कि ये जो है आपको इसमें फॉल इन पॉपुलेशन ऑफ सम स्पीसीज लाइक वास्प, स्पाइडर्स एंड बर्ड्स, क्योंकि ये आपको फूड चेन का पार्ट है, तो यहाँ पे इस पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन, इन फूड चेन मैन क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर क्या होता है, हमेशा आपके ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जो खुद भोजन बनाते हैं, तो खुद तो भोजन नहीं बनाता है, तो पहला तो आंसर नहीं है। ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कैसे हो सकता है, प्राइमरी ओनली वेजिटेरियन होता है। ह्यूमन क्या है, आपका वेजिटेरियन भी है, मोकोटेरियन मतलब वेजिटेरियन भी है और नॉन वेज भी है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स तो नहीं होगा। ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर, ओनली नॉन वेज नहीं खाता, तो क्या होगा, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। क्वेश्चन ओनली जनरल इन नेचर है, आपको बस उसको सही से पढ़ना है। इन मराइन एनवायरनमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर, जो मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है मराइन में, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन। क्योंकि जो आपके नीचे होता है फाइटोप्लैंक्टन, जो आपके सूक्ष्म कण होते हैं, जो जीव होते हैं जो ऊपर तैरते हैं, राइट। तो जो क्या होता है फाइटोप्लैंक, जो जूनथलेस होते हैं उसके ऊपर ये घूमते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ पॉन्ड, मतलब पॉन्ड का जो एक्वेटिक सिस्टम है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट रिप्रेजेंटेड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैगलेट्स। तो कौन सा ये करते हैं, तो कौन से डिकम्पोजर्स हैं। बैक्टीरिया क्या है, डिकम्पोजर्स है। देखो MPPCS 2024 में पूछा है, ये सारे क्या है, डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर के साथ साथ में और भी बच्चों ये क्या है, डिकम्पोजर्स हैं, उसके साथ साथ में कंज्यूमर्स भी हैं, क्योंकि कहीं पे कंज्यूमर्स का भी काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एमंग बायोटिक कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर क्या है, द प्रोड्यूसर सिस्टम इज, बायोटिक मीन्स जिसमें जीव है, तो प्रोड्यूसर कौन सा होगा, तो इसमें क्या होगा, बायोटिक में ग्रीन प्लांट्स जो है आपका प्रोड्यूसर होगा। ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 1 क्या होता है, प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो क्या हो जाएगा, ग्रीन प्लांट्स। ट्रॉपिक लेवल मतलब फूड श्रृंखला में जो स्टेप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपका हो गया प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स 1, कंज्यूमर्स 2, कंज्यूमर्स 3, तो ये क्या ट्रॉफिक लेवल है, 1 2 3 4, ये इन्हें ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट, जो बायोटिक और अबायोटिक के बीच में काम करता है उसे क्या बोलते हैं। इसका क्वेश्चन में पूछा था कि बायोटिक अबायोटिक के बीच में बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स की बैक जो है बिटवीन काम करते हैं। तो प्लांट्स जो जनरली क्या होते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे, राइट। तो क्या मेनली हो जाएगा, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे आपके। ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्प्यूटेड था, लेकिन इसके बीच में आपके जनरली प्रोड्यूसर डिकम्पोजर्स दोनों आ जाएगा, प्रोड्यूसर्स भी और कंपोजर्स भी। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि अब उसको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर्स को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफ लेवल इज सेट टू बी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो आपका ऑटोट्रॉफ लेवल पे जो भी एनर्जी करते हो तो बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रेफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेट्रोट्रॉफ लेवल। सेकेंडरी अगर प्राइमरी है तो सेकेंडरी हेट्रोट्रॉफ कैसे हो जाएगा, हेट्रोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ हो गया, ऑटोट्रॉफ का अर्थ में हेट्रोट्रॉफ कैसे हो सकता है। तो ये आपको क्वेश्चन जो है क्या बोला कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द प्रोडक्शन एट द हेट्रोट्रॉफ लेवल, मतलब आपका ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जो आपका प्रोड्यूसर्स है, प्रोडक्शन एट ऑटोट्रॉफ है। ऑटो का नेक्स्ट क्या होता है, हेट्रो होता है, तो उसका नेक्स्ट लेवल तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हेट्रो हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी बोथ आंसर हो जाएंगे। ये आर 2017 में पूछा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया, इसमें कौन सा करेक्टली मैच है, आपको कीवर्ड इसमें बस देखना है। माउंटेन मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, नो, मोस्ट स्टेबल कौन सा है, ओसिन है। अबायोटिक कंपोनेंट बैक्टीरिया है, अबायोटिक है क्या, इसमें तो बायोटिक होता है, तो ये भी गलत है। ग्रीन प्लांट्स जो हैं इकोसिस्टम है, यस, ग्रीन प्लांट्स तो इकोसिस्टम का पार्ट है। रेनफॉल है, ग्लोबल वार्मिंग है, नहीं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, तो ये भी गलत है, तो क्या जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि करेक्ट फूड चेन, जो आपका एक्वेटिक सिस्टम है, फूड चेन का क्या सीक्वेंस रहता है, तो क्या रहता है बच्चों, सबसे पहले आपको डाइटम्स होंगे, उसके बाद हेरिंग्स होंगे, उसके बाद क्रस्टासियंस होंगे। ये सीक्वेंस याद करना, यूपीएससी 2024 में पूछा गया था, 14 में सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि कंसर्निंग द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द डिकम्पोजर। इन फूड चेन बोला डिकम्पोजर्स किसको बोला जाता है। अभी इससे पहले हम लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं कि बोला है कि डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, तो डिकम्पोजर्स किसे कहते हैं, देखो आपको बैक्टीरिया एक तो होता है डिकम्पोजर्स, राइट, और क्या होता है, फंगी होता है, वायरस तो डिकम्पोजर्स नहीं होता। तो अगर 2 and 3 कहाँ पे दिया है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी में बच्चों क्या होता है, इसमें 10% रूल होता है, क्या होता है 10%, जो भी एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होगी तो 10%। सपोज फॉर एग्जांपल ये आपका ट्रॉपिक लेवल है 1 2 3, यहाँ पे सपोज 1000 यूनिट्स एनर्जी है, तो इधर नेक्स्ट कितना जाएगा 100, इसके नेक्स्ट लेवल में कितना पहुँचेगा 10, इसके नेक्स्ट लेवल ओनली 1। तो इसलिए आपको अनलिमिटेड फूड चेन में अनलिमिटेड जो है आपका ट्रॉपिक लेवल्स नहीं हो सकते, एक जगह पे जाके वो उन्हें खत्म होना है, क्योंकि एनर्जी लेवल जो है एनर्जी कितना ओनली 10% ट्रांसफर होती है। और एनर्जी का पिरामिड है हमेशा कैसा रहता है बच्चों, अपराइट रहता है, हमेशा सीधा रहता है, इतना याद रखना। एनर्जी का फ्लो कैसा रहेगा, अपराइट रहेगा, और 10% का रूल होता है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। और जो आपका एनर्जी लेवल जो बायोमास का, जो पॉन्ड में बायोमास का पिरामिड होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। तो ये बायोमास के जो आपके पिरामिड पे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी, कौन सा प्राइमरी सोर्स, सोलर एनर्जी, राइट। बोला है ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोसिस्टम इन ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, एनर्जी होता है, कौन सा, सोलर एनर्जी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछा है, बोला एनर्जी फ्लो इन बायोस्फीरिक सिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, यस यूनिडायरेक्शनल, कि भाई एक ही दिशा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, ओनली यूनिडायरेक्शनल होता है। अभी बताया था कैसा इसका पिरामिड कैसा होगा बच्चों, अपराइट होगा, एकदम सीधा होगा। इधर बोला कि एनर्जी जो फ्लो है कैसा, साइक्लिकल होता है, नो साइक्लिकल नहीं है, ओनली एक लेवल से दूसरे लेवल तीसरे, और जहाँ पे खत्म हो जाएगा वहीं पे फिनिश हो जाएगा। रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल, नो भाई क्या होता है आपका लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल सिस्टम डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ट्रॉपिक लेवल। रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी, रिलेटिव में 10% का होता है। नेक्स्ट क्या बोला, स्पेसिस प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉपिक लेवल अपीयर्स लेस एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी, नो ऐसा तो नहीं है कोई, तो आपका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल्स किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, तो ट्रॉपिक लेवल तो आपको दोनों के द्वारा फॉर्म किए, जो आपको प्लांट से भी एनिमल से, तो क्या ऑर्गेनिज्म लिंक टू फूड चेन, जितने भी ऑर्गेनिज्म फूड चेन में है लिंक उनके द्वारा होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी कैसा होगा बच्चों, अभी बताया था, ऑलवेज अपराइट, हमेशा सीधा होगा। 10% लॉ किससे संबंधित है, क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट बोला है कि एनर्जी जो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो ट्रांसफर होती है तो क्या होता है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, मैंने बताया 10% जो है ओनली 10% पहुंचती है, तो क्या होगा डिक्रीज होकर पहुंचती है, राइट। बोला एनर्जी जो है ड्यूरिंग ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, डिक्रीज होती है। देखो कितना पूछा गया, ये 2019 में पीसीएस में पूछा गया, ये 2017 में पूछा गया, तो आप देखो कि एनर्जी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय, किसके द्वारा आता है आपको पता है, पहले तो वेजिटेरियन होता है, ओमनीवोरस, आपका कार्निवोरस होगा, डिकम्पोजर्स होंगे, हर्बीवोरस क्या होता है प्राइमरी होता है, तो सबसे ज़्यादा ऊपर कौन होगा, ओमनीवोरस, जो दोनों खाते हैं, है ना, वेज और नॉन वेज दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन, किसमें अभी पढ़ा था, किसमें था, पॉन्ड में, या जिसे मरीन बोल सकते हैं, मरीन में बायोमास का, किसका, बायोमास का पिरामिड कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमास पिरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, किस में हो जाता है, पॉन्ड में, अभी पढ़ा था, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो केवल एक आपको याद रखना है, उसी में इन्वर्टेड होता है बायोमास का। बायोमास मतलब समझते हो, जो नीचे जितने भी जीव जंतु हैं उसके अगले लेवल पे कम हो जाएंगे। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे बायोनोमिक्स या बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन का एक बायो एक्यूमुलेशन होता है, एक बायो मैग्निफिकेशन होता है बच्चों। बायो मैग्निफिकेशन में क्या होता है कि आप जो एक सपोज जैसे यहाँ पे कोई डीडीटी है, डीडीटी खाद उसमें फसल में पड़ा, वहाँ से किसी जीव ने खाया, फॉर एग्जांपल टोड ने खा लिया, मेढक ने खाया, राइट, और वो मर गया, तो डीडीटी क्या होता है, खत्म नहीं होता, उसके शरीर में था, उसे आके वहाँ से किसी और जानवर ने खाया, तो वो डीडीटी कहाँ चला जाएगा, उसमें चला जाएगा, और उससे वो जानवर जितने टोड खाता रहेगा उसमें क्या होगा, मैग्नीफाई होता रहेगा, एक लेवल से दूसरे लेवल में बढ़ता जाएगा। इसे बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। और बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है कि जब वही जो आपका पोल्यूटेंट है फर्स्ट लेवल में पहुंचता है, उसे बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, बायो एक्यूमुलेशन क्या है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बायोनोमिक्स, कि बायोनोमिक्स है, किस स्टेटमेंट से कौन सा ट्रू है। बोला इट मीन्स मैनेजमेंट ऑफ लाइफ, राइट, मैनेजमेंट ऑफ लाइफ नहीं होता भाई, क्या है, इट इज सिनोनिमस विद द इकोलॉजी, इकोलॉजी से है, जाहिर सी बात है। दूसरा क्या बोला, इट स्ट्रेसेस द वैल्यू ऑफ नेचुरल सिस्टम विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन सिस्टम, नेचुरल सिस्टम और ह्यूमन सिस्टम का क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है, वहीं पे इस बायोनोमिक्स का रोल आता है। तो क्या है 2 और 3 राइट आंसर हो जाएगा। डीडीटी का पूछ ले, वंस इट हैज बीन इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम, तो क्या होगा, अगर एक मैंने बताया डीडीटी एक में इंट्रोड्यूस हो गया, क्या है, बायो मैग्निफिकेशन वाला है, तो आपने टोड ने खाया, टोड के बाद इसे कुछ और खाएगा, तो सबसे लास्ट में से कौन खाएगा जाएगा, स्नेक खाएगा, तो सबसे हाईएस्ट में कौन हो जाएगा, स्नेक हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा, इसी को बोलते हैं बच्चों बायो मैग्निफिकेशन। क्या बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन, ये बायो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट कुछ फिर बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स। बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स क्या होता है कि इसमें आपका जो बायोलॉजिकल प्लस केमिकल, जो आपके नाइट्रोजन साइकिल्स हो गया, CO2 साइकिल्स हो गया, कि जो आपका अपने बायोस्फीयर में है वो क्या रिसाइकिल्स होता रहता है, इसी को बोलते हैं बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स। जब कभी भी आपका कोई भी फील्ड होता है तो सबसे पहले क्या होता है, नोडेशन होता है, उसके बाद माइग्रेशन। नोडेशन मतलब वहाँ पे कोई आग लग गई या कुछ वहाँ पे कोई स्ट्रॉम आ गया तो वहाँ का पूरा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगा, नोडेशन हो जाएगा, वहाँ पे जो बचा है वो क्या होगा, माइग्रेट चलाएगा, दूसरी जगह चला जाएगा, उसके बाद क्या होगा, एसिस होगा, फिर उनके बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद में स्टेबलाइजेशन आता है। तो इसको याद कर लेना है, तो कैसे याद रख सकते हो, एनमर्स याद रखना है, एनमर्स, ये आपका क्या होता है, जो सीरीज होती है, सीरी बोलते हैं, वो यहीं से आता है, कि आपका जो इकोलॉजिकल सिस्टम में साइकिलिंग होती है उसके हिसाब से। बोला साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट इन इकोसिस्टम, साइकिलिंग ऑफ एलिमेंट क्या बोलता है, बायोजियोलॉजिकल साइकिल, तो जगह बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोलॉजिकल साइकिल्स वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज मेन सोर्स ऑफ रिलीज द न्यूट्रिएंट टू एंट्री साइकिल, कि न्यूट्रिएंट टू एंट्री द साइकिल, सबसे ज़्यादा जो वेदरिंग रॉक की होती है वो कौन सी आपकी साइकिल है, तो कौन सी साइकिल है बच्चों, वो फास्फोरस है। कोई भी रॉक से होके क्या फास्फोरस जाता है जो कि न्यूट्रिएंट होता है, राइट। अभी इसमें सल्फर भी हो सकता है, लेकिन सल्फर क्या है आपका, न्यूट्रिएंट नहीं है ना, और नाइट्रोजन उससे आता नहीं है, तो आपको क्वेश्चन का कंफ्यूज भी होता है, तो आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, इन ग्रासलैंड ट्री डू नॉट रिप्लेस द ग्रासेस एज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। बोला ग्रासलैंड में जो है ट्री जो है ग्रास को रिप्लेस नहीं करते हैं जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज ऑफ इंसेक्ट एंड फंगी, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। मेन क्या है, लिमिटेड सनलाइट एंड पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड सनलाइट रहेगा और सारी चीज़ों की कमी रहेगी, तो कैसे, सॉरी वो नहीं आंसर होगा, करेक्शन माई लॉस्ट, क्या हुआ कि लिमिटेड सनलाइट पॉसिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, इसमें बोला इकोलॉजिकल साइकिल में अगर ग्रास लैंड है तो सनलाइट वहाँ पे आपका प्रचुर मात्रा में रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर लिमिटेड सनलाइट सनलाइट जो है वो ज़्यादा रहता है तो उसमें ये आंसर सही हो जाता है, लेकिन उसमें लिख दिया लिमिटेड सनलाइट, तो क्या हो जाएगा, वाटर लिमिट्स एंड फायर, ये आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन का सीक्वेंस क्या, अभी बताया था, नडेशन होगा, फिर माइग्रेशन होगा, फिर एसिस होगा, फिर रिएक्शन होगा, फिर स्टेबलाइजेशन होगा, क्या ए आंसर, ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ बायोटिक सक्सेशन। बायोटिक सक्सेशन का करेक्ट सीक्वेंस क्या, मैंने बताया था NMER, इसमें नडेशन तो दिया नहीं, तो क्या हो जाएगा माइग्रेशन NME, ई क्या हो जाएगा एसिस होना चाहिए, तो ये सी तो आंसर नहीं होगा। फिर माइग्रेशन एसिस रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। देखो यूपीपीसी 2024 में पूछा गया था। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल ट्रांजिशन। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जाता है। ये किसने फर्स्ट टाइम इस टर्म को किसने यूज किया था, तो किसने किया था बच्चों, वेनेट ने। वेनेट ने इकोलॉजिकल ट्रांजिशन यूज किया था वर्ड को, याद रखना। ये जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं इनके नाम याद हो जाए, इन पे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो वेनेट क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन का। द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन द पर्टिकुलर एरिया आर कॉल्ड। कि बोला इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, मतलब पूरा वहाँ का कम्युनिटी जो है चेंज हो जाता है इन पर्टिकुलर एरिया, उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं या सेरी बोलते हैं। उसे बोलते हैं सेरी बोलते हैं, क्या सेरी, याद रखना। पूरा उसका कम्युनिटी जब चेंज हो जाता है, राइट, तो उसे बोलते हैं सेरी या स्टेप्स, क्या इसे बोल सकते हैं ना, स्टेप्स, कि पूरा खत्म हो गया उसके बाद में फिर वो सारा प्रोसेस शुरू होता है, उसी को प्रोसेस बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। और लेकिन जो पूरा एक कम्युनिटी खत्म होता है उसे बोलते हैं सेरी, एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन द गिवन एरिया कॉल्ड, फिर वो क्या हो जाएगा सेरी। देखो यूपीपीसी 2025 पूछा गया था और यूपीपीसी में पूछा जा सकता है। मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। जो न्यूट्रिएंट का मूवमेंट होता है एक इकोसिस्टम, तो किसके द्वारा होता है, बायोजियो केमिकल साइकिल। बायोजियोलॉजिकल नहीं होता, बायोजियो केमिकल साइकिल होता है, याद रखना। ये वहाँ पे जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा कि ये तो नहीं है, जल्दबाजी में मार्क चले, पढ़ लेना उसे। क्या होता है, बायोजियो केमिकल साइकिल होता है। इन्वायरमेंट मूवमेंट के बारे में, चिपको आंदोलन बच्चों कहाँ हुआ था, ये उत्तराखंड में हुआ था, यहाँ पे गौरा देवी ने किया था। एक अपिको आंदोलन था, वो कहाँ हुआ था, आपका कर्नाटक में हुआ था। इकोलॉजी जो है क्या, परमानेंट इकोनॉमी। इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमी वह स्लोगन किसमें दिया गया था, चिपको आंदोलन में। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर ने चलाया था। अपिको आंदोलन कर्नाटक में अभी बताया था। इसी पे क्वेश्चन आएंगे। इकोलॉजी परमानेंट इकोनॉमी ये किसने बोला था, किसमें बोला गया था, चिपको आंदोलन में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, आपको पता है, प्लांट कंजर्वेशन से, क्योंकि उसमें पेड़ काटे जा रहे थे वहाँ पे टिहरी गढ़वाल में। फुटप्रिंट और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है, मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम। फुटप्रिंट क्या होता है, मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड, कितनी ह्यूमन की डिमांड है। तो ह्यूमन डिमांड क्या है, एनर्जी है, फूड है, राइट, और क्या है, विटामिन है, ये सारी चीज़ें देखो क्या है, वाटर यूज, इलेक्ट्रिक एनर्जी, सीवेज और इमिशन। तो इस सारी जो हैं ये क्या है आपका, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ठीक है, आपको जब भी मेंस में लिखते हो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट पे कुछ लिखने आए तो आपको बस ऐसा फुट ऐसा बनाया और एक तरफ कार बना दी, एक तरफ सीवेज बना दिया, एक तरफ आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, एक तरफ वाटर यूज हो गया। इकोसिस्टम का सर्विसेज क्या होता है, उसका एक तो प्रोविजनिंग सर्विसेज होता है जिसमें फूड वगैरह आपको मिलता है। रेगुलेटिंग सर्विसेज होता है जिससे आपका क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, डिसीज को कंट्रोल करता है। दूसरा क्या होता है, सपोर्टिंग सर्विसेज होती है, क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड क्रॉप पोलिनेशन होता है। तीसरा क्या है, कल्चरल सर्विसेज होती है जिसमें स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, रिक्रिएशन एंड रिसर्च वगैरह होता है। थर्ड है आपका प्रिजर्विंग सर्विसेज, क्या होता है, डाइवर्सिटी मेंटेनेंस। तो इसको याद करने के लिए क्या है, RPSC याद रख लेना। ठीक है, क्या हो जाएगा, RPSC, रेगुलेटिंग सर्विसेज, प्रोविजनिंग सर्विसेज, सपोर्टिंग सर्विसेज, कंट्रोलिंग कल्चरल सर्विसेज, उसके बाद में प्रिजर्विंग सर्विसेज, याद रख लेना RPSC। RPSC मतलब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, वही आपका इकोसिस्टम का जो है फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरमेंट ऑफ द यूनिट इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या है, इसको ये किसमें किया जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर में। जो आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है किसमें मेजर किया जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर में, राइट। बोला मिनिमम एरिया ऑफ लैंड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ एंड पर्सन इज कॉल्ड, मिनिमम एरिया रिक्वायरमेंट, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। कि जो एक आदमी के जो लाइफ सस्टेन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस एरिया में कितने एरिया में चाहिए, उसे बोलते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement best describes the term social cost of carbon? social cost of carbon किसको डिस्क्राइब करता है, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस इन ए गिवन ईयर। यही आंसर है इसका सही, कि लंबे समय में जो कार्बन डाइऑक्साइड, एक टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना इमिशन करते डैमेज करता है उसी को ही आप सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेजर कैटेगरीज ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज। कौन सी? प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग, प्रिजर्विंग एंड कल्चरल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज क्या है आपको भी बताया था। सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या होगा कि आपको प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर क्या हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी प्रोविजनिंग सर्विसेज, राइट। कंट्रोल ऑफ क्लाइमेट, ये क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग सर्विसेज। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एंड क्रॉप पोलिनेशन, ये क्या है, ये आपके सपोर्टिंग में आ जाएगी, राइट, क्योंकि इसके सपोर्ट से आपको फूड मिलता है इससे, राइट। मेंटेनेंस ऑफ डाइवर्सिटी, ये तो आपका आंसर है, तो क्या आंसर सी, राइट आंसर। इकोसिस्टम के कुछ अलग अलग दिए हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। इन्वायरमेंट, यूकेलिप्टस को इन्वायरमेंट एविल भी बोलते हैं, या इसे पर्यावरण का आतंकवादी कहते हैं। किसे? यूकेलिप्टस को, याद रखना। ऑब्जर्व टू मच आइलैंड इनलैंड वाटर एंड डिक्रीजेज वाटर लेवल इन प्लेस ऑफ इट्स प्लांटेशन, ये सारी चीज़ें उसमें कर लेते हैं तो आपको पता नहीं। और है कहाँ का यूकेलिप्टस? ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। कहाँ का? ये ऑस्ट्रेलिया का है। फिर है लेंटिक इकोसिस्टम, किसको बोलते हैं? जहाँ पे पानी भरा होता है उसे लेंटिक बोलते हैं, और जो चलता है उसे लोटिक। अब याद कैसे रहेगा? लोटिक में लोटा, लोटा स्टैटिक होता है लेकिन वो स्टैटिक पानी नहीं है, इतना याद रखना। लोटा, लोटा होता है ना घर में जो पानी पीते हैं, लोटा, लोटा क्या है? पानी बह रहा है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। लेंटिक मतलब स्टैटिक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट एक ही है, कम्युनिटी फॉरेस्ट बी के, इनके बीच की जगह को इकोटोन बोलते हैं। मतलब दो जो इकोसिस्टम है उनका ट्रांजिशन जोन को क्या बोलते हैं? इकोटोन, इतना याद रखना। इकोसिस्टम जो वर्ड है किसने कॉइन किया था? टांसले ने। अभी हमने पढ़ा था इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को किसने किया था? इकोलॉजिकल ट्रांजिशन को किसने किया था? बेनेट ने। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन किसने किया था? बेनेट ने। एजी टांसले ने क्या किया? इकोसिस्टम को। इकोलॉजिकल नीचे टर्म किसने कॉइन किया? जोसेफ ग्रिनेल ने। डीप इकोलॉजी किसने किया? अंस नेसेस ने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पास हुआ था। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। याद रखना है, फॉरेस्ट के बाद में ही इन्वायरमेंटल आया था। इको सेंसिटिव जोन जो हैं 1986 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत दिए गए हैं। और अब इसके आगे इस पे चैप्टर पे क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, और लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो बहुत कठिन हो जाएगा। क्या होगा? बोला कौन सा इसमें इको फ्रेंडली नहीं है, कौन सा ट्री? तो आपको पता है कौन है, किसे आतंकवादी बोलते हैं? यूकेलिप्टस को। इसे एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट इको फ्रेंडली? कौन हो जाएगा? यूकेलिप्टस। कंसिडर्ड टू बी एन एनवायरमेंटल हजार्ड? कौन हो जाएगा? यूकेलिप्टस। देखो कितना क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन पे। लेंटिक हैबिटेट, लेंटिक हैबिटेट क्या होता है? स्टैटिक पानी, मतलब पॉन्ड्स एंड स्वैम्प हो जाएगा। वाटरफॉल में क्या पानी घूमता है? नदी में घूमता है। पॉन्ड से रिवर में पानी घूमता है, तो क्या हो जाएगा? पॉन्ड्स एंड स्वैम्प्स, जहाँ पे भरा हुआ है। लोटिक क्या हो जाएगा? बहता हुआ पानी। द एरिया दैट एक्ट एज ए बाउंड्री और ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम, उसे क्या बोलता है? इकोटोन। क्या बोलते हैं बच्चों? इकोटोन। क्या हो जाएगा? इकोटोन। नेक्स्ट, ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज नोन एज क्या होता है? इकोटोनिक। इकोटोन ही हो जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन जोन देखो कितना पूछा गया, क्या हो जाएगा? इकोटोन। एग्जाम्पल ऑफ लोटिक, लोटिक मतलब जिसमें पानी बह रहा, लोटा पानी बहता किसमें? नदी में, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? कौन है? अभी बताया था, कौन है? ओसिन। याद रखना, कभी भी आए तो हमेशा और ओसिन का जो है मोस्ट स्टैटिक जो है इकोसिस्टम है। मोस्ट स्टेबल कौन सा हो जाएगा? वही कौन सा? ओसिन। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हर बोर्ड ने लगभग पूछा था, यूपीएससी यूपीएस सभी पूछा। इसमें पूछा करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? उससे कम किसकी है? उससे कम किसकी है? तो आपको पता है ओसिन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, इतना याद रखना। ओसिन की प्रोडक्टिविटी सबसे कम है और मैनग्रोव की सबसे ज़्यादा है। तो मैनग्रोव, फिर ग्रासलैंड्स, फिर लेक्स, फिर ओसिन, ठीक है बच्चों। मैनग्रोव्स, ग्रासलैंड, लेक्स, फिर ओसिन। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ये बहुत बार पूछा गया, याद रखना है। विच वन ऑफ क्या है? डीप इकोलॉजी किसने कॉइन किया था? डीप इकोलॉजी आपको पता होना, अर्ननाइस ने। किसने? अर्ननाइस ने। बोला है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी किस दो यूपी आर 2000 की पूछ गया था, किसने दिया था? ये इजी क्लीमेंट्स ने। कौन सा थ्योरी दिया था? मोनोलॉग्स का, क्लीमेंट्स ने। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निशे किसने दिया था? ये आपको पता होना चाहिए, किसने? ग्रिनेल ने। किसने दिया था? ग्रिनेल ने। इकोलॉजिकल नीचे
विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा पूछा है करेक्ट है, तो आपको वहीं पे जो की होता है वर्ड है उसे राउंड कर लिया, इसमें करेक्ट पूछे हैं। तो क्या इसमें है कि इट रिप्रेजेंट, और किसको बारे में पूछा, इकोलॉजिकल निसे। निसे होता क्या है, जहाँ पे आपका हैबिटेट प्लस उसका एक्शन प्लेस, हैबिटेट प्लस वर्क प्लेस जो होता है उसे बोलते हैं निसे, इकोलॉजिकल, ठीक है। इट रिप्रेजेंट द रेंज ऑफ कंडीशन दैट कैन टॉलरेट द रिसोर्सेस ऑफ इट यूटिलाइजेशन एंड इट्स फंक्शनल रोल इन इकोसिस्टम। देखो रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन फंक्शनल रिसोर्स, तो क्या हो जाएगा, ये सही है। ईच स्पीसीज हैज ए डिस्टिंक्ट निसे, हाँ सभी का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग हैबिटेट है, तो क्या अलग हो जाएगा, तो क्या ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोलॉजिकल निसे। बोला कौन सा सही नहीं है, देखो यूपीपीसीएस 2024 में पूछा गया, कौन सा सही नहीं। बोला कि इसमें डिफरेंट स्पीसीज इकोलॉजी स्टडी ब्रॉडर इकोलॉजिकल निसे, गलत। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, राइट। कि नंबर ऑफ स्पीसीज बिकम्स स्मॉल इन इकोलॉजिकल निसे इफ रिजर्व्स आर सफिशिएंट, रिसोर्सेज आर सफिशिएंट। अगर रिसोर्सेज सफिशिएंट है तो इकोलॉजिकल निसे में क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो छोटा हो जाएगा, इतना याद रखना। नेक्स्ट बोला कौन सा सही नहीं है, ये हमें पता करना। देखो अगर आपका रिसोर्सेज ज़्यादा है तो क्या होगा, स्पीसीज बढ़ेगा ना वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा खाने के लिए। लेकिन इसने क्या बोला, अगर वहाँ पे वो ज़्यादा है रिसोर्सेज तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीसीज कम हो जाएगा, तो कि गलत है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं भी पड़ गया तब भी आप इसको मेकआउट कर सकते थे। ये एक्ट्स के बारे में, वाइल्ड लाइफ प्रिवेंशन एक्ट 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986, फॉरेस्ट का कहाँ पे दिया, फॉरेस्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कितना जाएगा 1988, और उसके बाद में ट्राइब सर्विस का कितना जाएगा 2013। सिंपल क्वेश्चन था। 2006 में तो क्वेश्चन में गलत दिया है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में लिंकिंग फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोला छत्तीसगढ़ की कौन सी जिसमें फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जोड़ दिया, ग्रीन ग्रॉस मतलब ग्रीन जीडीपी से फॉरेस्ट इकोसिस्टम को जोड़ दिया, वो कौन सा छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन गया, 2024 में पूछा गया। तो पूछा जा सकता, छत्तीसगढ़ पहला है जिसने अपने फॉरेस्ट को ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जोड़ दिया। नेक्स्ट, डेंसली ग्रेडियंट ऑफ द वाटर इकोसिस्टम, जो डेंसली है उसको वाटर इकोसिस्टम को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाइक्नोक्लाइन, बोलते हैं पाइक्नोक्लाइन। थर्मोक्लाइन टेम्परेचर के लिए होता है, इकोक्लाइन इकोलॉजी के लिए, हेलोक्लाइन सैलिनिटी के लिए होता है। तो आपको अगर पता है सारे आंसर अपने आप ही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी मरीन अपवेलिंग जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज द इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाय ब्रिंगिंग द। बोला कि जो आपका अपवेलिंग होती है समुद्र में, जो अपवेलिंग जो नीचे से पानी ऊपर आता है तो क्या होता है, उसमें जो न्यूट्रिएंट है उनको रिसाइकिल करता है, नीचे वाले ऊपर आता है, क्या है डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस पे लेके आता है। और ये पूछा करेक्ट पूछा है, तो क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरफेस पे लेके आता है, नहीं ये तो काम नहीं करता है। न्यूट्रिएंट टू सरफेस, हाँ न्यूट्रिएंट को सरफेस में लाता है, ये तो सत्य है। वाटर ड्वेलिंग अपवेलिंग होता है, ड्वेलिंग ऑर्गेनिज्म टू द सरफेस, ना ना इनको किसी ने केवल न्यूट्रिएंट को लाता, क्या बी, ऑप्शन बी। आपने जो पढ़ा है सही पढ़ा, बस उसी पे स्टिक रहोगे तो आंसर सही हो जाएगा। वो सोचोगे नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लाता होगा, वहाँ से नीचे से जो जितने भी अलगे वगैरह उनको भी ले आएगा, नहीं ऐसा नहीं करता है, ओनली न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करता है, नीचे से ऊपर लेके आता है। इको सेंसिटिव जोन के बारे में बोला क्या है, इको सेंसिटिव जोन आर द एरियाज वेयर डिक्लेयर्ड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट ना। इको सेंसिटिव किसमें होता है, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, तो पहला गलत। द पर्पज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ नहीं, लिमिटेड काइंड ऑफ है, तो क्या जाएगा नेदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर नॉट इंटरडिपेंडेंट। भाई इंटरडिपेंडेंट सारे होते हैं, वेरियस क्या होता है, ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। बोला ह्यूमन एक्टिविटी इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट तो डालता है 100%, तो क्या जाएगा ये फॉल्स और ट्रू, तो 2 बार पूछ लिया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मेड बायोम। ह्यूमन मेड बायोम कौन सा है आपका, रेन फॉरेस्ट तो नेचुरल है, ग्रासलैंड नेचुरल है, वाटर नेचुरल क्या है, क्रॉपलैंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आज के क्लास का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। यूपीएससी 2018 में पूछा गया, बोला मोस्ट, कौन सा पूछा, करेक्ट पूछे, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्या बोला, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर्स। ये तो सत्य बात है कि ट्रॉपिकल वाटर में, टेम्परेट में भी रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपका ट्रॉपिकल वाटर। मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स कोरल रीफ आर लोकेटेड इन टेरिटरीज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये भी सत्य है कि इन्हीं के बीच में ज़्यादातर 1/3 लगभग हैं, क्योंकि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखना बच्चों, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। कोरल रीफ होस्ट फॉर मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला देन होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बिल्कुल सही बोला, इससे ज़्यादा जो हैं कोरल रीफ, जो रेन फॉरेस्ट हैं, जो आपके अमेजन और जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, उनसे ज़्यादा यहाँ पे एनिमल फाइला रखते हैं। तो ये भी सही है, तो कह रहा आंसर डी। इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने आज मैंने इकोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कमीशंस, चाहे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी, झारखंड, छत्तीसगढ़, सभी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। इसको जो बच्चों हैं, आपको बार बार इसको एक कम से 2-3 बार इसको रिवाइज करना, नोट्स बनाना है, तो आपके जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसमें कोई भी इकोलॉजी से चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी कल से जो है मैं आपको बायोडाइवर्सिटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको 25 तारीख से पहले सारा इकोलॉजी आपका ख़त्म हो जाए। आप पढ़ते रहिए, छोटा चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है, चाहे यूपीएससी हो चाहे उसके लिए बहुत इजी चैप्टर है, तो इसको कम मेहनत में ज़्यादा इसमें स्कोर किया जा सकता है। राइट बच्चों, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको जो है आप इनको शेयर करिए, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगर कुछ इसमें इंप्रूवमेंट चाहिए और कुछ इसमें ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट करके बताइएगा। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।